आपने उसमें जो लैंड पोजीशन की बात करी है, स्पेशली ज़मीन, और ये होता था पहले भी, और ये सच्चाई है, इसमें क्या छुपाना है कि लोअर कम्युनिटीज जितने भी होती थी, दलित्स जितने भी होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं होती थी, क्योंकि उनको कंसिडर ही नहीं किया जाता था इस तरीके से कि उनके पास ज़मीन होनी भी चाहिए, क्योंकि आप ह्यूमन ही कंसिडर नहीं कर रहे हो तो फिर ज़मीन की तो बात ही अलग है। तो ज़मीन कितनी इम्पोर्टेंट है एक हरियाणवी के लिए, और बीइंग ए दलित फिर वो कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ज़मीन हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं है कि बीइंग ए हरियाणवी वाली, तो मतलब दैट्स नॉट एट ऑल सेंसेबल कि हम बोलें कि हरियाणा के लिए ज़रूरी है। हरियाणा की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड अराउंड आप देखें तो अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट इवन इन द इंडिया। क्योंकि आप देखिए 15वीं शताब्दी से लेके और अभी तक के टाइम पे जब तक हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ढंग से आया नहीं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले क्या हो रहा था, ज़मीनों के ऊपर सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर आप कर रहे हैं। और मेजोरिटी हरियाणा की सोसाइटी, अगर मैं पूरा वर्ल्ड ओवर से फिर बात करके हरियाणा की बात करूँ, तो हरियाणा में तो ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले से और ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद तो और हाइप आ गया कि भाई आपके पास ज़मीनें हैं तो यू विल बिकेम द मच मोर लैंडलॉर्ड। और लैंडलॉर्ड होने के बाद फिर जिससे जैसे बहुत सारे एकेडमिशियन एक टर्म देते हैं, बुलक कैपिटलिस्ट, कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन ने जिन लोगों के पास ज़मीनें थी उनको एकदम पूरा और रिचर बना दिया। तो ज़मीनें इसलिए भी ज़रूरी है कि भाई एक तो इंडस्ट्रियल, आप देखें इंडियन सोसाइटी में और इंडिया में तो एज सच इंडस्ट्री के नाम पे मैन्युफैक्चरिंग तो कभी डेवलप हुआ ही नहीं। हमने यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर से हम सीधा थर्ड सेक्टर में जंप कर गए, प्राइमरी के बाद सीधा सर्विस सेक्टर में है। हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग तो कभी आया नहीं। ये प्लानिंग कमीशन भी इसकी बात करता है और बहुत सारे रिफॉर्म में भी हमने बात करी इस बारे में। तो एग्रीकल्चर में आप देखिए लैंड एक मेन सोर्स है। अब वो सोर्स किसके पास है वही उस पर डोमिनेंस दिखाएगा। अब हरियाणा की बात करते हैं। अब हरियाणा में अगर आप ज़मीनों की लड़ाई की बात करें तो ब्रिटिशर्स के बाद से, ब्रिटिशर्स के टाइम पे अगर हम देखें कॉलोनियल टाइम पे, तो हरियाणा में कास्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो जाट्स कम्युनिटी के पास थी, फिर राजपूत कम्युनिटी के पास भी ज़मीनें थी, ब्राह्मण समाज के पास भी ज़मीनें थी, और जो पूरा एक शेड्यूल कास्ट जिसको 1835 के बाद से शेड्यूल कास्ट बोल दिया गया, उसके पास तो ज़मीनें नहीं थी। और वो पहले टाइम से ये काम करते आ रहे हैं कि वो जो एक जजमानी सिस्टम, अगर आप समझते हैं, जजमानी सिस्टम में क्या होता था कि भाई आपके पास आप लेन देन के, भाई आपने मेरा एक काम कर दिया तो मैं आपका रिवर्ट में एक काम कर दूंगा, बट उसमें एक हायरार्की का सिस्टम चलता है। तो हमारे हरियाणा में क्या था, हरियाणा में आपने सुना होगा एक सीरी वर्ड करके वर्ड होता है कि भाई जो खेत पे काम करता है, हाँ, और एक लैंडलॉर्ड क्लास है। तो लैंडलॉर्ड क्लास का क्या है, उनका सीन ये है कि उनके पास ज़मीनें हैं। और अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाके बात करूँ, 1800 के आसपास सर छोटू राम के टाइम से, तो 1900 में एक कानून आया, लैंड एलिनेशन एक्ट। उसने दो कैटेगरी बनाई हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में। वो आया क्यों था उसका एक मैं बता देता हूँ आया क्यों। आने का रीज़न सबसे बड़ा ये था कि उस टाइम पे जमींदार जो क्लास है, जो ज़मीनें बोते थे, ठीक है, मेनली इसमें जाट और ये सब क्लास ही आ जा रही है, तो उनका सबसे बड़ा इशू ये था कि भाई हमें ज़मीनें जो हैं, हमें इतना महंगा टैक्स देना पड़ रहा है एक तो, ठीक है, बोने के बाद, और फिर उसके बाद इतने सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। बहुत बार उस टाइम पे सिंचाई की तो इतनी सुविधा थी नहीं, और बहुत सारे टाइम पे क्या होता था, जो मर्चेंट क्लास है, बनिया समाज जिसकी बात करते हैं, तो उनके पास उनको गिरवी रख देनी पड़ जाती थी। अब गिरवी रख दे रहे हैं तो कई बार वो छूट ही नहीं रही, और सर छोटू राम ने इसके ऊपर खूब काम करा कि भाई ठीक है, इनको इनके चंगुल से बचाया जाए, क्योंकि ज़मीन चली जा रही है, ज़मीन चले जाने के बाद आपके पास कुछ बचता ही नहीं। तो उन्होंने इस ड्यूरेशन में काम करा, तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में कि ये ज़मीनें ना बेचें, क्योंकि बेचने में नुकसान दो थे। पहला नुकसान ये था कि आपकी ज़मीन अगर चली गई तो एक तो घाटा ये है कि भाई एग्रीकल्चर, फिर वो है एब्सेंटी लैंडलॉर्ड उसको जो कहते हैं, कि भाई आपका जो मेन उस ज़मीन की देखभाल करने वाला था, जो उस पर खेती बाड़ी कर रहा था, जो उसका सारा कुछ सिंचाई टाइम पे, बीज टाइम पे सब कुछ कर रहा था, वो बंदा है नहीं, उसने अपनी ज़मीन बेच दी, ठीक है, तो वो चली गई किसी मर्चेंट क्लास के पास, तो वो इतनी देखभाल नहीं कर रहा, उसने आगे किसी को दे दिया वगैरह वगैरह, ऐसे करके चलता था। तो ब्रिटिशर्स को था कि भाई इससे हमें नुकसान हो रहा हमारे टैक्स में, तो ब्रिटिशर्स को ये इशू था। ब्रिटिशर्स ऐसा थोड़ी है कि भाई अपने उनको कि लग रहा था नहीं समाज के साथ गड़बड़ हो रही है, हम इसको दे दें, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई ये ज़मीनें अगर बिकेंगी तो हमारे पास टैक्स कम आएगा, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको रोकने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो फिर वो लेके आए लैंड एलिनेशन एक्ट 1900। तो उन्होंने कहा कि भाई दो कैटेगरी बना दी, उसमें जो ज़मीन पे खेती कर रहा है उसको बना दिया एग्रीकल्चरिस्ट, और जो नहीं कर रहा उसको बना दिया नॉन एग्रीकल्चरिस्ट। अब इस चीज़ में सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पे हम बात करें तो शेड्यूल कास्ट की। अब शेड्यूल कास्ट जो दलित्स हैं, दलित्स मेजोरिटी लैंडलेस टेनेंट्स हैं। मतलब आप ये बात अगर आज के टाइम का डाटा से भी बताऊँ मैं, तो 80% दलित्स जो हैं वो लैंडलॉर्ड्स की, मतलब जाटों की है, राजपूतों की है, उनकी ज़मीनों पे काम करते हैं, सदियों मतलब करते आ रहे हैं, हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में भी। तो उसमें अब समस्या ये थी कि उस लैंड एलिनेशन एक्ट में दलित्स को नॉन एग्रीकल्चरिस्ट डिक्लेयर कर दिया,
और सर छोटू राम ने भी बात करी इस बारे में। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आई डोंट नो, अभी तक का मुझे जितना समझ में आया, जितना मैं पढ़ पाया हूँ, तो वहाँ तक वो उसके फेवर में नहीं थे। फेवर में एज इन मतलब वो फेवर में नहीं थे कि भाई दलित एग्रीकल्चरिस्ट कहलाएं। तो दैट्स अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इन दैट सेंस कि एक पर्सनैलिटी बहुत लंबे टाइम से उन्होंने काम भी करा इन सारी चीज़ों पे कि भाई किसान कमेरे की बात हो रही है। तो किसान में उन्होंने एक काम तो ज़रूर हुआ लैंड एलिनेशन एक्ट आने के बाद कि भाई जो जमींदार क्लास थी वो तो चंगुल से बच गई कि भाई आप कर्जदार हो जा रहे हैं बार बार। पर जो टिलर थे, हाँ, जो बेसिकली वहाँ पे जाके रोजमर्रा में खेत को संभाल रहे थे, जो बुआई कर रहे हैं या रात रात भर जाके पानी दे रहे हैं खेतों में, उनके बारे में नहीं बात हो रही है क्योंकि उनके पास ज़मीनें भी नहीं है। तो ये बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि भाई आप देखिए कि आपने कह दिया कि भाई आप जमींदारों को तो बचा लेंगे, लेकिन जो जमींदारों के साथ में काम कर रहा है, जो डेली एक्चुअल लेबर कर रहा है, उसकी कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई इनको तो ज़रूरत नहीं है कि भाई आप इनको खेती बाड़ी के उसमें लाएं। तो ऐसी 1940 की आप अगर असेंबली की डिबेट देखेंगे, पंजाब उस टाइम पे असेंबली चलती थी क्योंकि पंजाब रियासत का और इन सबका मिला के जो था, तो 1940 में उन्होंने सीधे सीधे तौर पे मना करा कि भाई नहीं, हम ज़मीनें अगर एग्रीकल्चरिस्ट क्लास में से हम इनको नहीं देने वाले। तो उनका ऐसा स्टेटमेंट है। और इसमें आप 1956 की अगर अभी के टाइम की 1956 की आप कुछ डिबेट देखें तो वहाँ तो इतना ब्रूटल है। मतलब मैं आपको एक रेफरेंस बताता हूँ। तो उसमें लिखा गया कि भाई जब महाराजा रणजीत सिंह का टाइम था तो महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि भाई ये दलित के पास तो बड़ा बुरा हाल है, इनको थोड़ी ज़मीनें दे देते हैं। तो एक पूरे के पूरे डोमिनेंट समाज ने उन्होंने कहा कि राजा अगर ये सोचता है कि अपने दम पे हम आपको ज़मीनें दे देंगे तो ये बेवकूफ़ी है। दूसरी बात, अगर देने की हिम्मत कर रहा है तो विल किल द राजा। अच्छा, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि मरवा देंगे राजा को। तो दैट वाज द ब्रूटल डिस्क्रिमिनेशन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट। और फिर उसके बाद मुझे जितना देखने और समझने में आता है कि भाई ठीक है, ये बातें चल रही हैं। और उस टाइम पे मुझे नहीं समझ में आया कि भाई ठीक है सर, छोटू राम बात कर रहे हैं तो वो इसको नॉन एग्रीकल्चरिस्ट में क्यों रख रहे हैं। अब क्योंकि ये दो चीज़ों पे ये बात रिफ्यूट हो जा रही है। पहली बात तो ये कि भाई दलित क्योंकि बोल रहे हैं सीधे तौर पे, वो काम कर रहे हैं खेतों पे, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो काम नहीं कर रहे। या अब मान लो मर्चेंट क्लास है, मर्चेंट क्लास नहीं काम कर रही, तो दैट्स वेरी ऑब्वियस कि आप उसको हटा दो। ठीक है, उनके पास गिरवी रखने के लिए जा रहा है। दूसरा जो प्रावधान था कि भाई जमीनें ले रहे हैं, लेगा कौन? जिसके पास पैसे हैं। ये जो पैसे गिरवी उसी के पास रखी जा रही है। तो दलित समाज के पास पैसे भी नहीं थे, तो उनको क्यों हटाया जा रहा है? तो दैट्स अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। उसका भी ठीक है, हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं तो और आगे अगर समझ में आया तो इट विल बी बेटर। अदरवाइज तो दैट्स माई कंक्लूजन ऑन दैट सेंस कि भाई नहीं, उसके बारे में बात हुई। ओवरऑल उन्होंने इस बारे में बहुत बात करी कि भाई ठीक है, उनको इस बारे में पूरी जानकारी थी कि दलित समाज के पास उस टाइम बड़ा पॉपुलर टर्म जो दलित के लिए हरिजन वगैरह यूज़ किया जाता था। तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ, हमें इनकी दयनीय स्थिति पता है। तो सर छोटू राम के आने के बाद, जैसे भीम सिंह दहिया भी लिखते हैं, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे जाट आइडेंटिटी जो है वो सॉलिड उन्हीं के आने के बाद से हुई। वो कैसे हुई? क्योंकि मर्चेंट क्लास ने की चंगुल से जमींदार लोग फ्री हो गए, लेकिन वो फ्री होने के बाद दलित क्लास का सबऑर्डिनेशन जो है और बढ़ गया, उनके ऊपर ब्रूटैलिटी और बढ़ गई। क्योंकि अब कंसोलिडेशन, अब आप कुछ भी करके जमींदार की जमीन ले ही नहीं सकते। दैट्स द इशू। अब इस ड्यूरेशन में फिर जो बात करते हैं हम ज़मीन की, उसके बाद से फिर आप ये देखिए कि बहुत सारे आंदोलन हुए। लैंड रिफॉर्म की बात हुई हमारे देश में कि भाई आज़ाद समाज हो गया, और उसके बाद अब हमें ये बदलाव करने पड़ा। और ये ऐसा नहीं है कि भाई लैंड रिफॉर्म हमें किसी ने बोला है, मजबूरी भी थी, क्योंकि इकोनॉमिकली आप बढ़ाएंगे कैसे? और इकोनॉमी के में सबसे बड़ा उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाने का तो हमारे उस टाइम पे वो था नहीं। तो हमने सीधे सीधे सोचा कि पहले तो एग्रीकल्चर क्लास को ठीक करना पड़ेगा। तो हमने 3-4 पॉलिसियाँ लाई। तो ऑफिशियली जो एक पॉलिसी थी लैंड रिफॉर्म की, आप अगर देखेंगे तो उन्होंने क्या करा कि भाई लैंड रिफॉर्म के लिए जो कि जितने भी टेन्योर थे, जैसे जमींदारी सिस्टम चल रहा था, माहलवाड़ी सिस्टम, रेतवाड़ी सिस्टम करके ऐसे पूरे इंडिया में टेन्योर सिस्टम चलता था। तो अपने पंजाब और हरियाणा जब उस टाइम पे यूनाइटेड थे, तो यहाँ पे माहलवाड़ी सिस्टम भी था और जमींदारी सिस्टम भी था। तो इन चीज़ों को करेक्ट करे बिना तो आगे बढ़ नहीं सकते। तो उस टाइम पे ये लैंड रिफॉर्म पूरे फेलियर रहे हरियाणा में। अब उसमें कास्ट के भी रीजन है, बहुत सारी जगह पे आप देखोगे तो सीधे तौर पे अगर दलितों को जमीनें दे भी दी तो वो उस पर पोजीशन नहीं लेने दे रहे कि भाई आपको दे दिया, लेकिन मालिकाना हक आपको ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड दे दिया, लेकिन आप जब लेने जाएंगे तो उसमें समस्या है, क्योंकि वो ज़मीन कहाँ से, बाहर से तो कहीं आ नहीं रही, वो यहीं लोगों की ज़मीन है। वो अगर मान लो उन्होंने कानून बनाया था कि 30 एकड़ से ज़्यादा कोई रखेगा नहीं। अब 30 एकड़ से 200 एकड़ लोगों के पास ज़मीन है। अब वो 200 एकड़ वाला देने में कतरा रहा है कि भाई मैं क्यों दूँ, वो समस्या है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका जा रहा है इतने टाइम से। लेकिन सरकार को तो वो इक्वलाइजेशन लाना है कि उसके बिना आप सोसाइटी को एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में ठीक नहीं कर पाओगे, और दूसरा तरीका नहीं था। तो लैंड सीलिंग के लिए ब्रूटली अब्यूज़ हुआ हरियाणा कॉन्टेक्स्ट में। आप हरचंद सिंह कमेटी की एक रिपोर्ट आई पंजाब गवर्नमेंट ने, आज तक पब्लिक भी नहीं है इनफैक्ट रिपोर्ट, इतना काम है। तो हरचंद सिंह कमेटी जब बनाई, उन्होंने कहा कि भाई इतने बुरे हाल में इन्होंने लैंड रिफॉर्म कराया है।
अगर किसी को ज़मीनें दी तो वो सामने वालों को मिली नहीं, और अगर मिली भी तो वो उस बेस पे क्या हुआ कि उनकी सबसे खतरनाक लड़ाइयों पे बेस पे कि भाई आपने अगर ज़मीन ले भी ली बाई चांस तो लड़ाई छिड़गी कास्ट के नाम पे कि कल तो हमारी ज़मीन लेगा, ये समझ। तेरी हैसियत क्या है। तो पूरी सालों साल, और लोगों को गाँव के गाँव छोड़ के जाने पड़ जा रहे हैं। तो अगर मैं 2000 वहाँ से लेके इंडिपेंडेंस के बाद से आपको 2000 तक का डाटा दूं, तो आज के टाइम पे भी हार्डली देर आर ओनली 14%, मतलब मोटे मोटे तौर पे अगर मैं कहूँ, वो भी फ्रेगमेंटेड दलित समाज के पास ज़मीनें हैं हार्डली, और जो बाकी है, बाकी मेजोरिटी अभी जैट लैंड ओनर्स है। तो ये ऑब्वियसली इसमें अगर टसल तो आएगा ही, क्योंकि एक समाज के पास है, एक समाज के पास नहीं है।